और उदयपुर में थाईलैंड की महिला के साथ हुए गोलीकांड पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस मामले में आरोपी 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित मिस थाई थेम भले ही पर्यटक वीजा पर भारत आई हो, लेकिन वो एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। होटल में चल रही थी शराब पार्टी। 4 लड़कों के बीच अकेली लड़की। फिर हुआ कुछ ऐसा कि चल गई गोली। उदयपुर के रत्नम होटल में 9 नवंबर की देर रात करीब 2 बजे बड़ा कांड हुआ, जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। रत्नम होटल के कमरा नंबर 104 में थाईलैंड की महिला को बुलाया जाता है, लेकिन कमरे में ऐसा क्या हुआ कि गोली चल गई। पुलिस की माने होटल के कमरा नंबर 104 में रात परवान पर थी, शराब पार्टी जारी थी। कमरे में पहले से ही आरोपी अक्षय, खूब चंदानी, ध्रुव सोहालका, महिम चौधरी और राहुल गुर्जर मौजूद थे। कमरे में पहुंचकर थाईलैंड की महिला ने भी जमकर शराब पी। आरोप है कि इस बीच हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर लड़की से छेड़छाड़ करने लगा, जिसका विरोध करने पर युवती ने उसे काटा और नोच लिया, जिसके बाद गुस्साए राहुल ने अलमारी में रखे देसी कट्टे से युवती पर फायरिंग कर दी। 1 AM पर किसी कैब से चित्रकूट नगर स्थित होटल रत्नम पहुंची, जहां इसने अपने साथियों जिसमें राहुल गुर्जर, ध्रुव, अक्षय और महिम, इन लोगों के साथ बैठकर शराब पार्टी की। इसी पार्टी के दौरान इस महिला ने, जहां ये शराब पार्टी कर रहे थे, इस महिला ने राहुल गुर्जर के द्वारा छेड़छाड़ करने पर शराब के नशे में राहुल गुर्जर के अपने नेल से और अपने दांतों से बटका खाया। यह घटना एक बार हुई। गुस्से में जो उसके पास एक देसी कट्टा था, वो अलमारी से निकालकर उसके ऊपर फायर कर दिया। गोलीकांड के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। पुलिस की माने तो माली कॉलोनी के वीर पैलेस में पिछले कई दिन से रहने वाली मिस थाई थेम चुक भले ही टूरिस्ट वीजा पर भारत आई हो, लेकिन वो एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हैं। ये मौके पर घबरा गए अचानक, और इनके द्वारा चारों ने उस महिला को, जो अपनी कार थी, उस कार से पैसिफिक मेडिकल कॉलेज पे ले जाकर और मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना के उपरांत FIR दर्ज की गई। जो होटल रत्नम का रिसेप्शनिस्ट था, उसकी रिपोर्ट पर थाना सुखेर पर प्रकरण दर्ज किया गया। टीमें गठित की गई और टीम गठित होने के पश्चात कल हमारे कुछ जवानों ने और DST के जवानों ने और सुखेर थाना की टीम ने इन चारों आरोपियों को अहमदाबाद से डिटेन किया। अब सवाल ये कि जब थाई थेम चुक एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हैं, तो पुलिस की माने तो वीर पैलेस से निकलने के बाद पीड़ित रात करीब 2 बजे रत्नम होटल पहुंची थी। ये CCTV रत्नम होटल के बाहर का है, जहां थाई थेम चुक अकेले अंदर जाते नजर आ रही हैं। शनिवार रात 3:40 पर गोली चलने के बाद रत्नम होटल के कमरा नंबर 4 में अफरा तफरी मच गई। अब जरा इस CCTV फुटेज को देखिए, जिसमें 3 युवक होटल में नजर आ रहे हैं। इसमें से एक ने घायल लड़की को गोद में उठा रखा है, जबकि दूसरा युवक हड़बड़ी में भागता नजर आ रहा है। एक एक करके 3 युवक सीढ़ियों से भागकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। महिला ध्रुव, जो लड़का है, उससे पूर्व में भी संपर्क में रही है और इसका पूर्व में भी उदयपुर और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मूवमेंट रहा है। तो यह इस जो 4 लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के निरंतर पूर्व में भी संपर्क में रही। राहुल गुर्जर बेसिकली स्वरूपगंज थाना सिरोही, जिला सिरोही का HS है और वेपन इसी के पास में था। चूँकि इसका पूर्व में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, कई लोगों से दुश्मनी है, रंजिश है, तो उस के कारण ये अपने साथ में ये देशी कट्टा रखता है। वारदात के बाद चारों आरोपी एक निजी अस्पताल के बाहर पीड़ित को फेंककर फरार हो गए, जिसके बाद कई CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे। दूसरी तरफ थाईलैंड की थाई थेम चुक शराब के नशे में थी। पुलिस के लिए इस गोलीकांड का खुलासा बेहद चैलेंज से भरा था, लेकिन CCTV फुटेज की मदद से आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया, जिसका इस्तेमाल वारदात के बाद किया गया। इस वारदात के बाद कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि क्या
उदयपुर के होटलों में वेश्यावृत्ति का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। दूसरा सवाल ये कि पुलिस को गोलीबारी की जानकारी रत्नम होटल की तरफ से क्यों नहीं दी गई। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। चुनावी मौसम में जुबानी जंग तेज है। महाराष्ट्र से झारखंड और यूपी तक बयानों के बादल गरज रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे बयान इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान को आधार बनाते हुए सीएम योगी पर सीधा निशाना साधा और उनकी वेशभूषा पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि इस पर एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और बीजेपी ने खड़गे के बयान को साधु संतों के अपमान से जोड़ा है। देखिए, कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे पर सियासी संग्राम। योगी के नारे से हिल गया समूचा विपक्ष। बंटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ने बढ़ाई टेंशन। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। 26 अगस्त 2024 को यूपी के आगरा में योगी आदित्यनाथ का ये वही बयान है जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने समूचे विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी समर में भी योगी के इस बयान का प्रयोग किया जा रहा है और बटोगे तो कटोगे का ये बयान इतना ज्यादा चर्चित हो चुका है कि विपक्षी दलों के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला करना पड़ा और वो भी उनके वेशभूषा और उनके व्यक्तित्व पर निशाना बनाया गया। ये कह रहा हूं इनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। उधर बीजेपी के खेमे में खड़गे का बयान एक बार फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का बहाना बन गया है और बीजेपी किसी भी हाल में इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि भगवा कपड़े पर दिए गए बयान को साधु संतों के अपमान से जोड़ा जा रहा है और कांग्रेस को बांटने वाली सियासत करने का सूत्रधार बताया जा रहा है। देखिए सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया ये उचित नहीं है, लेकिन खड़गे साहब आपको खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि घेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है और जब समाज को जोड़ने की बात होती है तो ऐसे ही व्यक्ति निकलते हैं और जो सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी उसमें से हैं। तो आप क्या प्रश्न चिन्ह हर चीज में उठाना चाहते हो? इधर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन किया है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी योगी को नसीहत दी है। तो हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि एक मुख्यमंत्री का जो आचरण होता है,
और वो भी एक साधु सन्यासी हैं, तो मर्यादा के बीच बात करें तो अच्छा होगा। इस बीच धार्मिक नेता तौकीर रजा ने जयपुर के एक जलसे में मुस्लिमों से अपील की कि वो अलग अलग जलसे न करें और एक होकर अपनी आवाज को बुलंद करें। तौकीर रजा ने अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम अगर एक होकर सड़कों पर आ जाएं तो रूह कांप जाएगी। एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। मौसम चुनावी है तो इस तरह के बयान आते रहेंगे और योगी के बंटोगे तो कटोगे बयान का तोड़ निकालने की कोशिश में समाजवादी पार्टी लगातार अपने दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा रही है, नए नए नारे निकाल रही है, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी का कोई नारा इसके जवाब में हिट नहीं हो पाया है। ताजा पोस्टर लगाया गया और इसमें बजरंगबली तक की एंट्री करा दी गई। वहीं बीएसपी भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही है और वो भी अपने दफ्तर के बाहर बंटोगे तो कटोगे के जवाब में पोस्टर लगा रही है। कनाडा से खालिस्तानी आतंकी और हरदीप सिंह निज्जर के साथी अर्श डल्ला के पकड़े जाने की खबर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अर्श डल्ला को कनाडा में 27-28 अक्टूबर को हुए शूटआउट मामले में हिरासत में लिया गया और अर्श डल्ला का नाम भारत की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि 27-28 अक्टूबर को कनाडा में हुए शूटआउट में आतंकी अर्श डल्ला शामिल था। भारत कई दिनों से इसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटा है। देखिए रिपोर्ट। विदेशी धरती से एक्टिव देसी गैंगस्टर बनाम खालिस्तानी आतंकी एक दूसरे को ठिकाने लगा रहे हैं। लॉरेंस गैंग और खालिस्तानी आतंकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुनबा और अर्श डल्ला में खूनी जंग की कहानी। आपकी स्क्रीन पर दो चेहरे हैं। एक है सबसे कुख्यात और दाऊद इब्राहिम की तरह अपना क्राइम गैंग बनाने वाला लॉरेंस बिश्नोई। दूसरी तरफ कनाडा में पनाह लेकर रहने वाला खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन देश में हर बड़े शूटआउट में लॉरेंस गैंग का नाम आने से सुर्खियों में है। दूसरी तरफ है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का शागिर्द अर्शदीप डल्ला। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पिछले साल कनाडा में हुई थी। हत्या में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था। लॉरेंस गैंग में पहला किरदार है गोल्डी बराड। कनाडा में गैंग के लिए काम कर रहा था और बाद में अमेरिका में अपना बेस बनाया। गोल्डी के तार पाकिस्तान तक फैले हैं और गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करता है। दूसरा नाम है रोहित गोदारा का। लॉरेंस गैंग के लिए भारत और विदेशी कनेक्शन की वो कड़ी है जिसका नाम सीधे सीधे फिरौती और कई हत्याकांड में जुड़ा। वो गैंग के लिए शूटर हायर करने के साथ ही हथियार भी मुहैया करवाता है। लॉरेंस गैंग में तीसरा अहम किरदार है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कनाडा में रहकर गैंग के लिए काम करता है। अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आया। हत्याकांड की न सिर्फ पूरी स्क्रिप्ट लिखी बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। ये सारे किरदार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं जो जेल में बंद हैं। किसी भी हत्याकांड में लॉरेंस का सीधे तो नाम नहीं है, लेकिन हर बड़े और चर्चित हत्याकांड में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के शामिल होने की बात सामने आई है। अब बात खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला की। अर्श डल्ला पंजाब के मोगा का रहने वाला है। कनाडा में रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। अर्श डल्ला आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का गुर्गा था। निज्जर के बाद खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी केटीएफ में शामिल है। हथियारों की तस्करी और आतंकी फंडिंग में अर्श डल्ला का नाम है। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अर्श डल्ला का नाम सबसे ऊपर है।
2022 में अर्श डल्ला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अर्श डल्ला पंजाब समेत पूरे भारत में दहशत फैलाने के लिए कुख्यात है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के सबसे करीबी और खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरगना हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अर्श डल्ला के ही करीबी, जिसे अर्श डल्ला अपना भाई मानता था, आतंकी सुक्खा की भी हत्या कनाडा में 21 सितंबर 2023 को गोली मारकर कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अर्श डल्ला ने सुक्खा से अपने रिश्तों के बारे में बात की थी। आपके एक सहयोगी था सुक्खा दूनी के, जिसकी हत्या हुई थी और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी, गोल्डी बरार ने। इस पर क्या कहना है आपका? ये तो जी जिम्मेवारी लेने को छोड़ते नहीं, एक तरफ जग्गू ले रहा है, एक तरफ ये तो बच्चों की तरह करने लग जाते हैं। जैसे गाय कंट्रोवर्सी करते हैं वैसे ये कंट्रोवर्सी मर्डर में भी करने लग गए। पहली बार देखा है ये सब चलता हुआ। लेकिन हत्या तो इन लोगों ने कराई है। बाकी जी पता नहीं इन्होंने करवाई है, अगर इन्होंने करवाई भी, जिसने भी किया उसको उसका बनता हुआ मिलेगा। भाई था मेरा, वो भाई रहेगा। कई लोग कह रहे थे कि पोस्ट नहीं डाली, उसके लिए आज डाली है पोस्ट। इनका एक मार्कर डाली है, मारा भी उसको है जो इनका भगौड़ा था। अर्श डल्ला के कुनबे में बड़े किरदारों में पहला नाम आतंकी रिंदा का है, जो पाकिस्तान में रहकर खालिस्तानी आतंकियों के लिए हथियार की सप्लाई करता है और पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश रचता है। दूसरा किरदार है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर। इसके साथ मिलकर अर्श डल्ला ने खालिस्तान टाइगर फोर्स बनाया। हालांकि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में मारा गया था। अर्श डल्ला के कुनबे में शामिल खालिस्तानी आतंकी सुक्खा दूनी भी पिछले साल मारा गया था। हत्या का नाम गोल्डी बरार गैंग पर लगा। अर्श डल्ला के कुनबे में तीसरा किरदार है लखवीर सिंह लांडा, जो पाकिस्तान में रहकर खालिस्तानी गैंग के लिए काम करता है। चाहे लॉरेंस हो या अर्श डल्ला, दोनों का मकसद है सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना। एक के पास 1000 शूटर्स का गैंग है तो दूसरा भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस की गिरफ्त में आए मुख्य शूटर शिवा गौतम ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस की जांच और शूटर शिवा के कबूलनामे के मुताबिक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई ही है और उसके इशारे पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मुख्य शूटर गिरफ्तार। यूपी के बहराइच से दबोचा गया शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम। नेपाल भागने की फिराक में था शूटर शिवा गौतम। शिवा गौतम ने बाबा सिद्दीकी को 2 गोलियां मारी थीं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ की टीम को एक जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। इस ऑपरेशन में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मुख्य शूटर को उत्तर प्रदेश के बहराइच से दबोचा गया। उसके साथ उसके 4 साथी भी एसटीएफ के हत्थे चढ़े हैं। यूपी एसटीएफ का दावा है कि शूटर शिवा अपने साथियों के साथ नेपाल भागने की फिराक में था। इससे पहले कि वो विदेश भागने की अपनी प्लानिंग में कामयाब हो पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। शूटर शिवा गौतम ने खोले हत्याकांड के राज। किसी कॉलेज स्टूडेंट सा दिखने वाले शिवा गौतम ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर की साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी शिवा गौतम ने कई बड़े पर्दाफाश किए हैं। दावा है कि शूटर शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप एक ही गांव के रहने वाले हैं। धर्मराज कश्यप पुणे में स्क्रैप का काम करता था। शुभम लोनकर और उसकी दुकान आसपास थी। शुभम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। उसने स्नैपचैट के जरिए उसके भाई अनमोल बिश्नोई से बात कराई थी। उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या के एवज में 10 लाख के साथ हर महीने पैसे देने का वादा किया था। बकौल शिवा गौतम बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए हथियार, मोबाइल और सिम शुभम लोनकर और यासीन अख्तर ने दिए थे।
वारदात को अंजाम देने के बाद आपस में बात करने के लिए तीनों शूटरों को नए सिम और मोबाइल भी दिए गए थे। उन तीनों ने कई दिनों तक मुंबई में बाबा की रैकी करने के बाद 12 अक्टूबर की रात उनकी हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शूटर शिवा पुणे भाग गया था और वहां से वो पुलिस से छिपते छिपाते झांसी, लखनऊ होते हुए बहराइच पहुंचा और यहां से नेपाल भागने की तैयारी में था। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से शिवम लोनकर ने स्नैपचैट के जरिए कई बार उससे बात कराई थी और बात कराने में उसे 10 लाख रुपए की हत्या की सुपारी देने की बात के साथ साथ महीने में मोटी रकम मुहैया कराने की बात भी कही गई थी। शिवम लोनकर और यासीन अख्तर ने उसे कारतूस, सिम कार्ड और असलहा मुहैया कराया था, जिससे उसने बाबा सिद्दीक की हत्या की थी। लगातार 1 महीने से फरार चल रहा शिवा गौतम अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है और यहाँ नानपाड़ा कोतवाली में उससे पूछताछ की गई है। माना जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का एक मकसद एक्टर सलमान खान को मैसेज देना भी था। दरअसल सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे, इसलिए माना जा रहा है कि बाबा को मारकर सलमान को सीधा सीधा मैसेज दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल का इवेंट रद्द कर दिया है। आज लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होना था और भारत के पाकिस्तान जाने से इंकार करने के बाद आईसीसी ने यह कदम उठाया। बीसीसीआई ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो है खेलने से इंकार कर दिया है। बीसीसीआई ने जो है आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी के अपने मैच दुबई में कराने की मांग की है। और चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के पाकिस्तान में क्रिकेट टीम नहीं भेजने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पीसीबी के अधिकारी ने पाकिस्तान सरकार से इस बारे में बातचीत की है और सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला किया है कि वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाएगा। पाकिस्तान भारत के साथ आगे कोई मैच नहीं खेलेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पर्यटक बेहद खुश नजर आए। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी का जो वीडियो सामने आया है उसमें पर्यटक बर्फ के साथ खेलते नजर आए, तो वहीं ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कथित तौर पर छात्राओं को मंदिर जाने से रोकने को लेकर के विवाद गर्मा गया है और इस मुद्दे पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्राओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय हॉस्टल वार्डन ने मौखिक फरमान जो है जारी किया है, जिसके मुताबिक छात्रों को मंदिर जाने के लिए लिखित इजाजत लेनी होगी, नहीं तो हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में विश्वविद्यालय में हुए सुंदरकांड के लिए जो है गई छात्राएं देर जो है हॉस्टल पहुंची थी और इसके बाद हॉस्टल वार्डन ने उन्हें आगे से तय समय पर लिखित में परमिशन लेने की सख्त हिदायत दी थी।